बच्चों आज आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं ज्योग्राफी का भूकंप। भूकंप इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। जैसे इसके नाम से विदित है भूकंप यानी कि पृथ्वी का कांपना। तो पृथ्वी के कांपने से जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं भूकंप। जिस क्रिया के माध्यम से पृथ्वी कांपती है ये भी बोल सकते हैं, वो होता है भूकंप। ठीक है। तो मेसिल के अनुसार हम बोल रहे हैं कि भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है। भूपटल यानी हमारी धरती है, इसमें जो भी कंपन या लहर उत्पन्न होती है उसको हम भूकंप बोलते हैं। जो धरातल के नीचे या ऊपर या शेलों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होती है। देखो एक शब्द काम में लिया गया है यहाँ पे, क्षणिक विक्षोभ, यानी कि हमारी शेलों में ऊपर या नीचे जो भी गति हो, शेल यानी चट्टान से शब्द, चट्टान के लिए शेल शब्द काम में लेते हैं हम। तो हमारी चट्टानों में जो भी ऊपर या नीचे या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ हो, क्षणिक यानी छोटा सा भी परिवर्तन हो, चेंज हो या कुछ देर के लिए कुछ भी चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं क्षणिक विक्षोभ होना, है ना। जिसके कारण यहाँ पर जो धरती पे जो क्रिया उत्पन्न होती है, धरती का कांपना, वो है भूकंप। ठीक है। तो मेसिल के अनुसार हमें स्पष्ट हो चुका है कि भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर शेलों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होती है। होम्स महोदय बताते हैं कि भूगर्भिक शेलों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन को भूकंप की संज्ञा दी है। होम्स महोदय कहते हैं कि भूगर्भ यानी कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में, है ना, पृथ्वी के अंदर नीचे की ओर शेलों के विक्षोभ से, देखो यहाँ पर भी एक शब्द काम में लिया गया है, विक्षोभ। ठीक है। तो शेलों के विक्षोभ से के स्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन को, है ना, जो विक्षोभ होता है, चट्टानों का टूटना, बिखरना, पिघलना, जो भी क्रिया होती है उसके माध्यम से जो भी लहरदार कंपन उत्पन्न होता है उसी को ही हम भूकंप कहते हैं। सेलिसबरी के अनुसार कहते हैं कि मानव से असंबंधित क्रियाओं द्वारा होने वाली धरातलीय कंपन भूकंप है। यहाँ पर बोल रहे कि मानव से असंबंधित, संबंधित होती है तो मानव द्वारा होती है, लेकिन मानव से असंबंधित है क्योंकि इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है भूकंप में, क्योंकि ये कहाँ हो रही है, पृथ्वी के अंदर से कंपन क्रिया हो रही है और धरातल पर प्रकट कंपन के रूप में प्रकट हो रही है। तो मानव से असंबंधित क्रियाओं द्वारा होने वाली धरातलीय कंपन भूकंप है। इधर मिलर महोदय बोलते हैं कि किसी प्राकृतिक कारण द्वारा भूपृष्ठ के किसी भाग के आकस्मिक संचलन को भूकंप कहा जाता है। क्या कहते हैं मिलर महोदय कि किसी प्राकृतिक कारण, कोई भी प्राकृतिक कारण हो सकता है इसके पीछे, है ना, कोई भी प्राकृतिक कारण द्वारा भूपृष्ठ के किसी भाग के आकस्मिक संचलन, भूपृष्ठ यानी कि हमारी धरती के किसी भी भाग के, ये क्रिया कहीं भी हो सकती है। यूँ नहीं कि पृथ्वी पर जब कभी कंपन हुआ तो एक साथ पूरी पृथ्वी पर सब जगह ही हो गया है, ऐसा नहीं होता है। यदि अमेरिका में कंपन हुआ है तो वहाँ के भी एक हिस्से में कंपन होगा। कितनी बार हमें सुनने में आया है कि जैसे गुजरात में भूकंप आया तो उसका असर या राजस्थान तक कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक पता नहीं चला, लेकिन वहीं तक ही आया। या किसी और धरातल के किसी भी हिस्से को किसी भी भाग में कभी भी आ सकता है। ठीक है। तो किसी प्राकृतिक कारण द्वारा भूपृष्ठ के किसी भाग के आकस्मिक संचलन को भूकंप कहा जाता है। भूकंपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। भूकंपों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के कारणों के अनुसार विवर्तनिक, ज्वालामुखीय, समस्थैतिक और वितलीय। उत्पत्ति के कारण के अनुसार कितने प्रकार का हो गया, विवर्तनिक, ज्वालामुखीय, समस्थैतिक और वितलीय भूकंप। और उद्गम के अनुसार है, उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार है उथले, मध्यवर्ती और गहरे। ठीक है। तो उत्पत्ति के अनुसार 4 प्रकार के और उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार है 3 प्रकार के। तो हम पहले उत्पत्ति के कारणों के अनुसार लेंगे। उत्पत्ति के कारणों के अनुसार है विवर्तनिक भूकंप, पहला टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अब टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये विवर्तनिक हलचलों के कारण भूखंड में भ्रंशन क्रिया से अधिकतर उत्पन्न होते हैं। हमने आपको भ्रंश क्रिया भी समझाई थी, नेक्स्ट पिछले चैप्टर में हम आपको समझाते हैं कि किस तरह चट्टानों में भ्रंशन की उत्पत्ति, भ्रंशन हो जाता है, ये ऊपर नीचे सरक जाती है, आगे पीछे सरक जाती है, या एक दूसरे से विपरीत दिशा में, या एक दूसरे के आमने सामने, इस तरह की जो हलचल होती है चट्टानों में, है ना। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये विवर्तनिक हलचलों के कारण भूखंड में भ्रंशन क्रिया से अधिकतर उत्पन्न
होते हैं, इसलिए उनको विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप। वोल्केनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी के उद्गार से आने वाले भूकंप ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हम ज्वालामुखी को पढ़ चुके हैं कि भाई पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरह की क्रियाएं होती है, कभी चट्टानें पिघल जाती है या कोई अन्य क्रिया होती है, उसके माध्यम से क्या होता है कि द्रवित मैग्मा, लावा सारा पदार्थ पृथ्वी के ऊपर की ओर आ जाता है एक छिद्र के द्वारा, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और कितनी बार इस तरह के ज्वालामुखी जो उद्गार आते हैं उनकी वजह से भी भूकंप की क्रिया कहीं न कहीं संपन्न हो जाती है, तो उनको ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। समस्थितिक भूकंप, आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों एवं निम्न डेल्टाई भागों में इस प्रकार के भूकंप आते हैं। कहाँ पे समस्थितिक है, आइसोस्टेटिक है, तो कहाँ पे होगा? एक तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की क्रिया होगी, है ना, ऊंचे पर्वत के क्षेत्रों में, और निम्न डेल्टाई भागों में, है ना। हमारे इंडिया में बहुत सी नदियाँ डेल्टा बना के समुद्र में गिरती है, तो हम डेल्टाई भागों को ले सकते हैं। और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ बहुत ऊंचे पर्वत मौजूद है वहाँ पर इस तरह की समस्थैतिक भूकंप देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर का है वितलीय भूकंप, यानी प्लूटोनिक। ये भूकंप भूगर्भ में 300 किलोमीटर से 720 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। वितलीय यानी कि पृथ्वी के अंदर, जहाँ कहते हैं, हम कहते हैं पाताल वगैरह, इस तरह से बोला जाता है। कभी किसी वर्ड उसमें था कि भाई रावण उसमें पाताल में जाके, अहि रावण उसमें जाके छुप गया था, वहाँ पे था। तो हम अनुमान लगा रहे हैं उन चीज़ों का, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन ये जो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर 300 किलोमीटर से 720 किलोमीटर की गहराई पर जो उत्पन्न होते हैं, वो भूकंप वितलीय भूकंप कहलाते हैं। यानी प्लूटोनिक, पृथ्वी के जहाँ प्लेट टेक्टोनिक से इस तरह की गतिविधियां होती है, वहाँ प्लूटोनिक की उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो भूकंप के भूगर्भ में, ये भूकंप कहाँ होता है? भूगर्भ में, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में। जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर की ओर इस तरह की गहराई में 300 किलोमीटर से लेके 720 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार, अब हम देखेंगे उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार कितने प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार के हैं। उथले भूकंप, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उथले यानी कि ऊपर जो हमें प्राप्त हो जाते हैं। विश्व के अधिकांश भूकंप इसी प्रकार के हैं। इनकी उत्पत्ति भूपटल से 60 किलोमीटर की गहराई तक होती है, और किंतु अधिकांश भूकंप 7 किलोमीटर की गहराई तक ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कितने उथले यानी कि ऊपर, कहते हैं ना उथले उथले, यानी कि ऊपर ऊपर का जो भाग होता है। तो विश्व के अधिकांश भूकंप इसी प्रकार के होते हैं। अधिकांश जितने भूकंप आते हैं वो क्या ऊपर ऊपर के धरातल पे ही प्रकट होते हैं, और इनकी उत्पत्ति भूपटल से 60 किलोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, 60 किलोमीटर भी हो सकती है, किंतु अधिकांश भूकंप 7 किलोमीटर की गहराई तक ही उत्पन्न होते हैं। तो ये पृथ्वी के धरातल पे ऊपर की ओर है, इसलिए इनको उथले भूकंप कहते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप, यानी इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स। ये भूकंप भूगर्भ में 70 से 300 किलोमीटर की गहराई तक होती है। ये मध्यवर्ती है। पहले वाले में था 7 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक, और मध्यवर्ती हैं जो है 70 से 300 किलोमीटर गहराई तक अंदर पृथ्वी में, है ना, गहराई तक उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये मध्यवर्ती कहलाते हैं। उसके बाद है गहरे भूकंप। इन्हें वितलीय भूकंप भी कहा जाता है। ये भूगर्भ में 300 से 720 के मध्य उत्पन्न होते हैं। कहाँ पे इनकी गहराई कितनी है? 300 से लेकर 720 किलोमीटर के मध्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भूकंप की लहरें। अब भूकंप की लहरें कैसे चलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी और पी वेव्स। ध्वनि तरंगों की भांति प्राथमिक लहरों में अणु का कंपन लहरों की दिशा में आगे पीछे होता है। इन्हें अनुदैर्घ्य लहरें भी कहते हैं। प्राथमिक लहरें जो होती है वो क्या, जैसे ध्वनि तरंगें चलती है, हम महसूस कर सकते हैं किसी पाइप में या किसी में कि तो दोनों पाइप के दोनों सिरे खुले और एक सिरे से हम बोलते हैं तो उसका कंपन दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, उन्हीं ध्वनि तरंगों की भांति ये भी क्या होता है, प्राथमिक लहरों में अणु का कंपन। किसमें? जो प्राथमिक लहरें होती है उनमें अणु का कंपन लहरों की दिशा में आगे पीछे होता है। उनमें अणुओं का कंपन होता है और अणु हमेशा आगे पीछे गति करते हैं। ठीक है, अतः इन्हें अनुदैर्घ्य लहरें भी कहते हैं। ये
सबसे तीव्र वेग वाली लहरें हैं और इनकी गति है 8 किलोमीटर पर सेकंड, है ना? तो कैसी के लहरें हैं ये? सबसे तेज गति वाली लहरें हैं और इनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है? दूसरा है द्वितीयक या अनुप्रस्थ लहरें, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स। प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होने के कारण इन्हें द्वितीयक लहर भी कहा जाता है। ये धरती पर क्या होती है, पहले तो प्राथमिक लहर प्रकट होती है, उसके बाद फिर द्वितीयक एस वेव्स आती है। एस वेव्स के भी कहते हैं, द्वितीयक लहर कहते हैं। ये प्राथमिक लहर के बाद प्रकट होती है। इनकी गति प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है और ये तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती। देखो, इनका ध्यान देने की बात है, एक तो इनकी गति है जो प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है। कैसी होती है गति? कम होती है और तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती और इनकी गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी है इनकी गति? 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो खास बात ध्यान देने की वो है कि ये तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती है, ठीक है? इसके बाद है धरातलीय लहरें, सरफेस वेव्स, और इनको एल वेव्स भी कहते हैं। ये लहरें पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है। हमारे केंद्र जो भूकंप का जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, वहां तक ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अधिकेंद्र तक पहुंच जाती है। इसलिए पी या एस लहरों के पश्चात धरातल पर पहुंचती है। तो ये तीसरे नंबर पर पहुंचती है, यानी कि प्राथमिक और सेकेंडरी लहरों के पश्चात धरातल पर पहुंचती है और ये स्थल और जल पर अधिक विनाशकारी होती है। कौन कौन सी जगह पर? स्थल और जल पर अधिक विनाशकारी होती है और इनकी गति है जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब भूकंपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, के भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ पे है? मतलब वितरण से मतलब होता है कि फैलाव, इनकी जो बेल्ट पाई जाती है, इनका फैलाव पाया जाता है कि किस संसार में किस किस जगह पे भूकंप अधिकांश जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है परिप्रशांत पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट। प्रशांत महासागर के तटीय भाग, हमें संसार का नक्शा उठा के देखेंगे तो प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग देखेंगे, ठीक है, जो भी तट के भाग है, प्रशांत महासागर के जो तट के भाग हैं, वहां पे देखेंगे जो विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं। ज्वालामुखी के टाइम हमने पढ़ाया भी था, उसमें भी प्रशांत महासागर के तटीय भाग था और यहाँ पर भी प्रशांत महासागर के तटीय भाग हैं। तो उसके तटीय भाग यानी कि उसका स्थल से लगा हुआ जो भाग है वो तट वाला भाग, ठीक है। वहां पे हम मैप उठा के देखेंगे जो ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं, भूकंप के प्रधान क्षेत्र है। जो ज्वालामुखी क्षेत्र भी है वहां भूकंप भी बताया गया है। यही संसार के 2/3 भूकंप आते हैं। तो उसी जोन में क्या होता है, परिप्रशांत पेटी में संसार के 2/3 भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यह पेटी यूरेशिया के नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों से इंडोनेशिया तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? यह पेटी यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो पार्ट है उसको मिला के बोलते हैं हम यूरेशिया, ठीक है। उसके नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों से, नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र जो बाद में बने हैं, नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र, उनसे लेके इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया हमें पता है कि कहाँ पर है, हमारे इंडिया के नीचे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले भागों में इंडोनेशिया का कुछ क्षेत्र आता है। ये पेटी यूरेशिया के नवीन वहां से यूरेशिया से लेकर और कहाँ तक? इंडोनेशिया तक विस्तृत है। उसके बाद हम देखेंगे मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। यह मध्य अटलांटिक कटक के सहारे द्वीपों तक विस्तृत है। मध्य अटलांटिक पेटी को देखेंगे जहाँ पर अटलांटिक महासागर आता है हमारा, तो उसके कटक के सहारे, अटलांटिक कटक के सहारे द्वीपों तक, आसपास जितने भी द्वीप आते हैं लगभग उन्हें माना गया है कि वहाँ के द्वीपों के सहारे तक विस्तृत है, द्वीपों तक ये विस्तृत है। चौथी पेटी है इसकी पूर्वी अफ्रीका की पेटी। यह पेटी स्वेज नहर से लाल सागर के सहारे। अब हम नक्शा उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर उसमें स्वेज नहर है। तो अफ्रीका के वहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से, तो हमें स्वेज नहर से लेकर लाल सागर तक का पूरा इलाका देखना है, ठीक है। ये पेटी कहाँ है? स्वेज नहर से लेकर लाल सागर के सहारे इथोपिया होकर अफ्रीका की भ्रंश घाटी से खाड़ी तक विस्तृत है। कहाँ पे? लाल सागर के सहारे इथोपिया है,
मैप में उठा के आप देखेंगे आपको ज़रूर मिल जाएगा, अफ्रीका का मैप उठा के देखिए, उसमें मिल जाएगा आपको कि स्वेज नहर से लाल सागर के सहारे इथियोपिया होकर अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी आती है, वहाँ तक ये विस्तृत है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें इसको बताएँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।